नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं मुकाबला। चुनाव प्रचार जारी है और उसके साथ ही विपक्ष के नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला भी। कई दिग्गजों ने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब कांग्रेस के वो नेता भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं या हो रहे हैं जो कांग्रेस की नीतियों के समर्थन में बीजेपी से टीवी डिबेट में जमकर बहस करते थे और पार्टी का पक्ष लेते थे। लिस्ट लंबी है, इसलिए पूरी लिस्ट बताना मुश्किल है। एक अनुमान के मुताबिक विपक्ष के करीब 80,000 नेताओं ने बीजेपी में अपनी आस्था जताई है और उसमें शामिल हो गए हैं। लेकिन लोकतंत्र के लिए कमजोर विपक्ष होना भी खतरे का संकेत है। दूसरी तरफ बीजेपी में नेताओं की एक पूरी फौज है जो मेहनत कर पार्टी को इस मुकाम तक लेकर आई है और अब दूसरे दलों से इनकी संख्या में नेता आ रहे हैं, तो आपस में समन्वय की समस्या भी हो सकती है। विपक्ष में मची भगदड़ से जुड़ा है मुकाबला में आज का सवाल। कौन कर रहा है विपक्ष को खत्म? दूसरा सवाल, लोकतंत्र को किससे है खतरा? नेता छोड़ रहे हैं कांग्रेस या कांग्रेस छोड़ रही है नेताओं को? यह सवाल मैं स्ट्रेट जाऊंगी प्रोफेसर गौरव वल्लभ के साथ, जो अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस में थे पहले और स्पोक्स पर्सन थे, बहुत ही मेहनत करके कांग्रेस का पक्ष रखते थे और बीजेपी को टारगेट करते थे। गौरव वल्लभ साहब, मैं आपसे ये पूछूंगी कि कांग्रेस ने आपको छोड़ा या आपने कांग्रेस को छोड़ा? देखिए, कांग्रेस ने अपनी नीतियों को, अपनी सोच को छोड़ दिया। मैंने अपने पत्र में भी लिखा मारिया जी कि जब कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के अलायंस के पार्टनर सनातन को गाली देते हैं तो कांग्रेस मौन स्वीकृति देती है। जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को कांग्रेस को न्योता मिलता है तो कांग्रेस लिख के देती है कि हम नहीं जाएंगे। देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कांग्रेस की नरसिम्हा राव साहब की सरकार ने देश में लागू किया। आज कांग्रेस उसी नीति के खिलाफ हो गई और सुबह से शाम जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनको कांग्रेस गाली देती रहती है। तो आज कांग्रेस कौन छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा, वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर कांग्रेस ने अपनी नीतियां, अपनी पुरानी पॉलिसीज, अपना स्टैंड छोड़ दिया है। उसका कारण ये है मारिया जी कि आज कांग्रेस चला रहे जो व्यक्ति हैं वो उन्होंने अपने जीवन में क्लास के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा है। वो ये लिख के देते हैं कि हम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। जो कांग्रेस का आज जिन्होंने मैनिफेस्टो बनाया वो पिछले 30 साल से मैनिफेस्टो बना रहे हैं। उनके मैनिफेस्टो में दम होता तो कांग्रेस 42 और 52 सीटों पर नहीं आती। मैंने ये सारी बातें कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं के सामने रखी। आज कांग्रेस में एक व्यक्ति जो टिकट देता है उसका नाम केसी वेणुगोपाल है। उसको उत्तर प्रदेश के अगर मारिया जी 3 लोकसभा के क्षेत्र पूछो तो वो नहीं बता सकता। मेरी आपको चुनौती है, आप जाके पूछना कि सर उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा के क्षेत्र बता दो, उनको नहीं पता। वो कांग्रेस के टिकट दे रहे हैं। तो कांग्रेस में रहकर मैंने पिछले 4 महीने में ये सारी बातें कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को अवगत कर रही। कौन है ये बड़े नेता? क्योंकि संजय निरुपम का कहना है कि पूरा कांग्रेस का पावर 5 स्पेस में सेंट्रिक हो गया है, जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल हैं। मारिया जी, यही कांग्रेस है। मैं इससे थोड़ा सा अलग बात करूंगा। पूरी सारे निर्णय केसी वेणुगोपाल लेता है, जिसको ये नहीं पता कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कितनी लोकसभा क्षेत्र है। झारखंड और छत्तीसगढ़ का अगर एक लोकसभा क्षेत्र का नाम बता दे तो मैं चुनौती देता हूं। और कांग्रेस का जो राम मंदिर में नहीं जाने का जिस व्यक्ति ने न्योता ठुकराया, उस आदमी ने अपने जीवन में क्लास के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा है। मैं नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि ये मेरी कल्चर और सभ्यता के खिलाफ है, पर कांग्रेस आज ऐसी स्थिति में हो गई है कि कांग्रेस को पता ही नहीं पड़ रहा कि वो कर क्या रही है। और मैंने पार्टी के भीतर जो बार बार विपक्ष बोलती है
कांग्रेस हो या बहुत सारी पार्टियां हो ये बोलती है कि विपक्ष को सत्ता पक्ष खत्म कर रही है, तो आप मानते हैं कि ये आरोप सही नहीं? कांग्रेस के शीर्ष नेता कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं, सत्ता पक्ष नहीं, क्योंकि उनको देश की नब्ज ही नहीं पता। मैं एक आपको छोटा उदाहरण देता हूं मारिया जी। कांग्रेस के नेताओं ने उदयपुर में चिंतन शिविर लगाया, मैं भी गया था, और वहां पे निर्णय किया 50 अंडर 50, मतलब 50% जगह 50 साल के कम उम्र के लोगों के लिए रिजर्व रहेगी। उसको कांग्रेस के लोगों ने वो पास किया। अब उस उदयपुर कन्वेंशन को आज 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, उस चिंतन शिविर को 1.5 साल से ज्यादा हो गया है। कांग्रेस ने ना तो डीसीसी में, ना एआईसीसी में, ना पीसीसी में कहीं पे भी उसको लागू नहीं किया। तो कांग्रेस स्वयं की नीतियों को लागू नहीं कर सकती है। जो पार्टी अपने स्वयं के निर्णय अपने ऊपर लागू नहीं कर सकती, वो पार्टी आज देश के लिए अगर कुछ बोलती है तो उसकी विश्वसनीयता ही नहीं है। तो आप मानते हैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ कि लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस से है अब? क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत नहीं है, विपक्ष अगर मजबूत नहीं है तो वो खतरे की बात है। तो मेरा सवाल दूसरा आपसे ये होगा कि लोकतंत्र को किससे है खतरा? आज मारिया जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष है, पर वो एक निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि निर्णय लेते हैं 2-3 और लोग जिनको कोई राजनीति का ज्ञान नहीं, उनको शून्य बटा सन्नाटा है। मैं उनका नाम, क्योंकि मैं उनके साथ काम किया है मैंने कांग्रेस पार्टी में, नाम लूंगा अच्छा नहीं लगता। मैंने आपको इशारों में बता दिया कि एक व्यक्ति जो टिकट देता है और टिकट देने पे साइन करता है, उसको उत्तर प्रदेश और बिहार का अंतर नहीं पता, लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसियां नहीं जानता। जो मीडिया को बाइट देता है, उसने अपने जीवन में क्लास के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा। तीसरा व्यक्ति जो मैनिफेस्टो बनाता है, वो 30 साल से वही काम कर रहा है, देश के लोगों ने उसको डिस्कार्ड करके भगा दिया। पर कांग्रेस नए लोगों को, नए आइडियाज को, नए एस्पिरेशनल इंडिया को समझ ही नहीं पा रही है। कभी सनातन के विरोध का मौन स्वीकृति देती है, कभी राम मंदिर के नहीं जाने का रिटर्न में देती है। आप ये बताइए मारिया जी, आप मुझे कोई निमंत्रण दो तो मैं ये लिख के दूंगा, मारिया जी आपका निमंत्रण मिला, मैं नहीं आऊंगा। अरे कौन है वो? ये वो लोग हैं जिन्होंने लोकतंत्र का, पॉलिटिक्स का पी नहीं सीखा है। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी चापलूसों की कमेटी बन चुकी है। और दूसरा, मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से एक बात कहूंगा मारिया जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी आज यूपीए सरकार के जो मंत्रियों के पीए थे, पीए पर्सनल असिस्टेंट चला रहे हैं, आज पीएस चला रहे हैं वो पार्टी। भले ही वो मीडिया डिपार्टमेंट हो, वो व्यक्ति पीए था। अरे पीए कैन बी ए गुड स्टेनोग्राफर, पीए कैन बी ए गुड ड्राफ्टर, बट पीए कांट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स शुड बी अंडरस्टूड बाय द पीपल हु कंटेस्ट द इलेक्शन। रहा कि आप वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ बोलें, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अलावा स्टेटमेंट्स दिया, तो ये आप पर दबाव लगातार बना रहा। मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं, मैंने अडानी के खिलाफ प्रेस वार्ता की, पर जब अडानी को सेबी ने क्लीन चिट दे दी, मैंने कांग्रेस के सभी नेताओं को बोला कि अब अडानी वाला मुद्दा को हमें ड्रॉप करना चाहिए जी, वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देना बंद करना चाहिए। पर कांग्रेस ने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि पीएस चला रहे। अब मैं नाम लूंगा, कांग्रेस के जो भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं वो पीए लोग चला रहे हैं। अरे पीए लोगों को आप पीए का काम दो, राजनीति को, पॉलिटिशियंस को पॉलिटिक्स का काम दो। चलिए, प्रोफेसर गौरव वल्लभ, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए अब मैं गेस्ट को लाऊंगी। अंशुल अभिजीत यहाँ स्टूडियो में हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। संजय सिंह कंसल्टिंग एडिटर हैं आईएएनएस के। अमिताभ तिवारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट। नीति जैन भाजपा की प्रवक्ता हैं। संदीप शास्त्री डायरेक्टर एकेडमिक्स लोकनीति। संदीप शास्त्री जी, मैं आपसे शुरुआत करती रहूंगी, क्योंकि ये सवाल हर एक हिंदुस्तानी के मन में है। अगर लोकतंत्र कमजोर होगा तो ये अच्छी बात नहीं है, और लेकिन लोकतंत्र को कमजोर कौन कर रहा है? मारिया, ये बहुत ही अहम प्रश्न है कि लोकतंत्र को कौन वीकन कर रहा है। चुनाव के एक माहौल में, चुनाव के एक वातावरण में ये एक पक्ष से दूसरे पक्ष को जाना एक कॉमन बात है, हर चुनाव में देखेंगे। शायद इस बार थोड़ा ज्यादा हो रहा है, पर ये तो
आप हर चुनाव में देखेंगे। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि बीजेपी से थोड़े नेता अलग अलग राज्य में दूसरे पक्षों की तरफ भी जा रहे हैं। सो शायद कांग्रेस से बीजेपी थोड़ा ज्यादा हो रहा है जाना, और बीजेपी से दूसरों पक्षों को जाना थोड़ा कम हो रहा है, पर दोनों तरफ ये एक ट्रांसफर ऑफ लीडर्स इलेक्शन के पहले हो रहा है, और ये एक मुझे लगता है कॉमन फिनोमिना हम देश में देखते आ रहे हैं। अब आपकी दूसरी बात, इस पे इसका कोई असर इस देश के डेमोक्रेसी पे होगा? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि आज आपको शायद एक वीकेंड ऑपोजिशन दिखेगा, बट देन भारत की एक जो डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है, कि जो इनेट स्ट्रेंथ है, उस पे मैं एक विश्वास रखता हूं। और ओवर टाइम किसी भी सरकार हो, कोई भी रूलिंग पार्टी हो, एक ऑपोजिशन हमेशा उभरता है समय के साथ। आई बिलीव इन द रेसिलियंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। द ऑपोजिशन विल इमर्ज, maybe it will emerge from within the ruling party, or maybe it will emerge from outside, but opposition तो आज के संदर्भ में शायद दिखता नहीं है, but over time it will definitely emerge। ये मेरी एक व्यू है इस विषय पर। जो मुश्किलें और चुनौतियां दिख रही हैं लोकतंत्र पर संजय, वो ये भी है कि अगर विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो लोकतंत्र भी कमजोर होता है, डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भी कमजोर होते हैं। लेकिन विपक्ष कमजोर क्यों है? देखिए, गौरव वल्लभ इस पे काफी प्रकाश डाल चुके हैं, और जब से ये इंडिया अलायंस फॉर्म हुआ था तब से इस बात की चर्चा हो रही है। लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका है, लेकिन ये सत्ता पक्ष का काम नहीं कि विपक्ष को मजबूत करे। अब मान लीजिए कि चुनाव के जिस दिन नतीजे आते हैं उस दिन बहुत आयत लोग एनडीटीवी देख रहे हैं, तो क्या ये एनडीटीवी की जिम्मेवारी होगी कि बाकी चैनल्स को लोग क्यों नहीं देख रहे हैं? ये आपकी जिम्मेवारी नहीं हो सकती ना। विपक्ष को स्वयं नेता का भाव, राहुल गांधी क्या बोलते हैं वही समझ रहे हैं। मैनिफेस्टो जो आया है, किसके लिए उन्होंने मैनिफेस्टो रिलीज किया है, ये मेरी समझ के परे है। मतलब आप जिस तरह की बातें हैं, कहीं कोई ऑल्टरनेट विजन हो, एक सेक्शन को, अब ट्रिपल तलाक वापस लाने की बात कर रहे हैं, मतलब सीधा नहीं लिखा हो लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं, मतलब वो चीजें जो कहीं से पॉसिबल नहीं है। डोल्स की आप इतनी बात कर रहे हैं, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय होने तक, आप नारे क्या लगाएंगे? मतलब कहां से वो उत्साह आएगा? आप जिस तरह पिछले बार, मतलब अब होगा न्याय, 72,000 की स्कीम चली थी, ब्लू झंडे चले थे, क्या हुआ? आप जो नेता होता है, वो जो कोई भी अलायंस का जो मेन पार्टी है, वो एक मैग्नेटिक पोल होती है जिसके तरफ ग्रेविटेट होती है पार्टियां भी, और उसकी तरफ ग्रेविटेट होते हैं लोग भी। तो आपकी अगर वो स्पष्टता नहीं रहेगी, और बाकी जो है, अब यहाँ मन से कहा जाता है कि बहुत हो गया, अब मिली जुली सरकार का टाइम है, लोग उस चीज को रिजेक्ट कर चुके हैं, और वहां भी अगर स्ट्रेंथ नहीं देखेगा तो ये बीजेपी का काम नहीं हो सकता। मोर ओवर, आप हर दिन बीजेपी को, जिनके पास एक ऐसा लीडर है जो आप कुछ भी बॉल फेंकते हैं, उनके पास अद्भुत क्षमता है उस गेंद को घुमाकर मारने की, तो चाहे वो स्लॉग ओवर की बैटिंग हो या 5 डे की बैटिंग हो, 20 ओवर्स की हो या टेस्ट मैच की हो, अद्भुत क्षमता है। तो वो जिम्मेवारी नहीं हो सकती कि कांग्रेस अगर मान लीजिए चले जा रहे हैं। प्रोफेसर गौरव वल्लभ आपके साथ ही, सेकंड, आप जो चीज बातें कह रहे हैं वो बहुत ब्रॉड बेस्ड है, लोकतंत्र खतरे में है, अब होगा न्याय, संविधान को बचाना है, ये चीजें इतनी वेग है कि संविधान को बचाना है, मतलब वो तो अपील नहीं करती, रेजोनेट नहीं करती। तो ऑपोजिशन जो बोल रही है, बिल्कुल ऑल्टरनेट विजन, और दूसरी चीज है आपकी क्रेडिबिलिटी, लोग इसको पैमाने। लेकिन अब अंशुल, प्रोफेसर गौरव वल्लभ आपके साथ थे, आपके साथ ही रहे हैं, स्पोक्स पर्सन रहे हैं, उनका ये कहना कि जो मीडिया डिपार्टमेंट है उसके मॉनिटर ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, और जो मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन हैं वो 30 साल से मैनिफेस्टो बना रहे हैं, उनको कनेक्शन ही नहीं पता है जनता से। तो ये क्या प्रॉब्लम है कांग्रेस के में? तो क्योंकि आप कांग्रेस से हैं, इसलिए आप बता सकते हैं कि कहां पर क्या गलत हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि आज का जो सियासी मुद्दा है जो मुल्क के सामने, ये है कि कांग्रेस अंदरूनी अपनी राजनीति कैसे चला रही है, नहीं, कौन कैसा है। देखिए, वो खफा हुए हैं, वो बाहर चले गए। आप बार बार बोलते हैं डेमोक्रेसी खतरे में है, तो वही हमको भी फिक्र है कि डेमोक्रेसी सारे सवाल खतरे में है। नहीं मारिया, मैं वही कह रहा हूं कि सारे सवाल तो कांग्रेस से ही पूछे जाएंगे इस वक्त।
ऐसे वक्त में जब प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे इतनी भ्रष्ट सरकार है। देखिए, मेरे मित्र हैं गौरव वल्लभ, अदब नहीं भूलना चाहिए, मैं उनके नए सियासी दौर में उनको शुभकामनाएं दूंगा, लेकिन उनकी बातों से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। वो अब दूसरी जगह चले गए, जो उनको कहना है वो कहेंगे, सफाई देना यहां पर नहीं है, ये मुद्दा भी नहीं है। मुद्दा यहां पर भ्रष्टाचार, और यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव के पहले भाजपा का भ्रष्टाचार बन गया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के सामने। आपने ये मुद्दा अभी तो आप बना नहीं पा रहे ना। आपके मैनिफेस्टो में ट्रिपल तलाक इशू दिख रहा है, आपके मैनिफेस्टो में जो इश्यूज दिख रहे हैं वो इश्यूज, क्या कांग्रेस इस पर विश्वास करती आई है? क्या वो कोर प्रिंसिपल्स हैं, कोर वैल्यूज हैं कांग्रेस पार्टी के? हमारी विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है, और जैसे और लोगों को इस विचारधारा से सहमति नहीं है किसी भी वक्त, तो वो पार्टी छोड़ के जा सकते हैं, कोई कैदखाना तो है नहीं है। जिसको स्वतंत्रता है आप जोड़ के जाइए अगर आपको विश्वास नहीं है। हमारी अब धर्मनिरपेक्षता, सब मजहबों का एहतराम करना, ये हमारी आइडियोलॉजी है कि नहीं रही है हमें। ये कि समावेशी विकास हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, यहाँ पर सामाजिक न्याय हो, सबसे बड़ी हमारी एक मुद्दा रहा है सामाजिक न्याय, हमेशा से रहा है, तो उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैनिफेस्टो में भी है श्रमिकों का उत्थान करना, एमएसपी को कानून बनाना, ये सब हमारे मुद्दे रहे हैं, वही हमारे घोषणा पत्र में है। अगर इस तरह का नेता का आना जाना लगा रहा, जाना ही ज्यादा अमिताभ तिवारी, तो फिर क्या होगा 2024 में? 2024 शुरू हो गया है और कहा जाता है कि 4 जून को क्या होगा वो लगभग तय है, जो बस यही है कि कितना गैप होगा, कितना मार्जिन होगा, उसके बाद क्या? नहीं, एसेंशियली कांग्रेस पार्टी में तो काफी टाइम से एक सोर्स ऑफ लीडरशिप रही है। होता भी क्या है कि जब कोई पार्टी पावर से बाहर हो तो उसे अपने लोगों को पार्टी में रखना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप पावर में होते हैं तो 2 तरह के पोजीशंस आपके पास होते हैं अपने रिसोर्सेस को सेटिस्फाई करने के लिए। एक होता है मंत्री पद और एक होता है संगठन में पद। अभी मंत्री पद नहीं बांटे जा सकते, बहुत सारे कम राज्यों में सरकार है कांग्रेस पार्टी की, तो लोग कहीं ना कहीं जो महत्वाकांक्षी है, जिनको लगता है कि शायद कांग्रेस में रहने से अब कुछ खास फायदा नहीं होने वाला, वो लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि संगठन में भी काफी टाइम तक, यानी पिछले साल तक, गांधी परिवार जो है वो पद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने को राजी नहीं था, जिसकी वजह से भी लोग जा रहे हैं। अब आप एक एग्जांपल देख लीजिए, मध्य प्रदेश में सरकार चली गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए पार्टी छोड़कर। क्यों चले गए? क्योंकि कमलनाथ चीफ मिनिस्टर भी थे और पार्टी प्रेसिडेंट भी थे। और क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि कल्चर फ्लोज फ्रॉम द टॉप। जब ऊपर में लोग 2-2, 3-3 पदों पर रह सकते तो मैं क्यों नहीं रह सकता? तो जिसकी वजह से पार्टी टूट गई और सरकार चली गई। तो ये एक बहुत बड़ा ये पीपल मैनेजमेंट है, मतलब जो एस्पिरेशनल मैनेजमेंट है उसमें प्रॉब्लम है, और एचआर प्रॉब्लम है, ये ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम है, एचआर इशू है। और जो 5 स्तंभ बताए संजय निरुपम जी ने, तो 3 तो उसमें से परिवार के ही हैं, 3 लोग। एक हो गए मल्लिकार्जुन खड़गे जी और एक हो गए केसी वेणुगोपाल जी। कांग्रेस में प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस रिवॉर्ड्स नॉन परफॉर्मेंस। अगर किसी पार्टी में इतने लॉसेस होते तो उसका ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी जो केसी वेणुगोपाल जी हैं, उनको कब का हटा दिया गया होता, कब का, आज नहीं, कब का हटा दिया गया होता। लेकिन पार्टी रिवॉर्ड्स नॉन परफॉर्मेंस। जो लोग लगातार हारते रह रहे हैं वही लोग आज सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, वही एक कोटरी है जो सीडब्ल्यूसी में जाती है, जिसका उल्लेख गौरव भाई भी अभी कुछ देर पहले जो है तो वो बेसिकली आप अगर कोई फेलियर होता है उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और कोई एक कहते हैं ना कि यू हैव टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी नहीं है। इसीलिए नीति जैन, क्योंकि आपकी पार्टी अब आधी कांग्रेस पार्टी बनती जा रही है, भाजपा में इतने सारे लोग कांग्रेस के शामिल हो रहे हैं और सबको अहम पद भी दिया जा रहा है, किसी को मंत्री बनाया जा रहा है, किसी को एमएलए और कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, तो आपके अपने नेताओं का क्या होगा? आई विल कम टू, मैं उस पर आती हूँ मारिया, बट इससे पहले आई थिंक संदीप शास्त्री जी ने बोला था कि बहुत कॉमन होता है इधर से उधर जाना चुनावों में। सर, चुनावों में होता है, लेकिन जिस पद के लोग और जितनी संख्या में लोगों का ट्रांसफर हो रहा है वो कॉमन नहीं होता है।
जो थोड़े बहुत लोग जाते हैं वो हर चुनाव में जाते हैं और वो मान्य है, लेकिन जिस स्तर पे हो रहा है उसको डिनाई करना या निग्लेक्ट करना ठीक नहीं है। और दूसरा, अमिताभ जी ने बोला था कि जो सत्ता में होते हैं वहां से लोग उस तरफ लोग अट्रैक्ट होते ही होते हैं। सर, हम लोग ऑपोजिशन में कितने साल बैठे थे, लेकिन जिस तरीके का पलायन इस वक्त कांग्रेस से हो रहा है वो बीजेपी से नहीं हुआ था। ये राजनाथ सिंह जी ने कल एक स्टेटमेंट दिया था कहीं पर। तो ये चीज सोचने की बात है। आप ये नहीं बोल सकते कि हमारी सत्ता हमारी है, हम लोग जो कर रहे हैं, जिसको रहना है रहो, जिसको नहीं रहना है वो चले जाओ। मारिया नाउ, आपने जो मुझसे पूछा था कि जो लोग आ रहे हैं, देखिए हमारी पार्टी में हम लोगों की एक फैमिली पार्टी नहीं है। जो लोग हमारी आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं, जो लोग हमारी आइडियोलॉजी में आना चाहते हैं, और एक विनेबिलिटी फैक्टर है, जो जीत सकता है उसको टिकट मिलेगी। जो हमारी पार्टी में आ गया वो हमारे परिवार का हो गया, उसको टिकट मिल ही जाएगी। हम लोग सिर्फ इसलिए उनको नहीं लेकर आ रहे कि आप लोगों ने हटा दिया, हमारे काम के हैं इसलिए वो हमारे पास आ रहे हैं। आपके पास एक गौरव वल्लभ जैसे प्रवक्ता जाते हैं, हमारे पास आते हैं, तो हमारा तो गेन ही है ना। तो इनसाइडर फाइटिंग एट सम पॉइंट हो सकता है, कहीं ना कहीं होगी। हम लोग बिल्कुल, आई विल नॉट से कि हम लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी तरीके से कि नए लोग आएंगे, होगा कहीं ना कहीं एक एडजस्टमेंट पीरियड हर चीज का होता है। लेकिन एज अ पार्टी कहीं पर मैंने नहीं देखा कि किसी ने आकर मीडिया में बोला हो कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ इतना बुरा हो गया। वो हमारी मैनेजमेंट है, वो हमारी पार्टी है और हम उसको संभाल रहे हैं। ऑपोजिशन, और जहां तक लोकतंत्र की बात है, ऑपोजिशन को स्ट्रॉन्ग करना हमारा काम नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व तक ने बोला है कि ऑपोजिशन लोकतंत्र में होनी चाहिए, लेकिन उनको स्ट्रॉन्ग करने का काम हमारा नहीं है, वो उन्हीं का काम। अंशुल, नहीं, मैं कहूंगा कि अगर भाई आपकी पार्टी में इतने लोग जा रहे हैं, उनके केसेस भी तो खारिज किए जा रहे हैं, अभी हुए, और वहां पर खुलासा भी हो रहा है बार-बार। हम भी तो बार-बार कह रहे हैं कि आपने जो आप गलत स्टेटमेंट आप हर रोज लेकर आ जाते हैं। तो प्रमाण आपके सामने है ना, ये तो बार-बार अखबार में भी आ रहा है, हम भी बार-बार कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप कहेंगे कि आदर्श राजनीति के वो प्रतीक हैं, तो भाई सब लोग हंसेंगे। उनकी बात सुन ले। नहीं, मैं नीति जी, मैं ये कह रहा हूं कि कोई कहे कि स्वच्छ राजनीति, नैतिकता के आप बहुत बड़े प्रतीक है, तो आजकल लोग हंस रहे हैं, बल्कि हंसना छोड़ दिए, इतनी घृणा हो गई है। नहीं, लेकिन क्योंकि रोज नहीं। अंशुल, आपकी पार्टी के लोग छोड़ क्यों रहे? नहीं, देखिए बहुत सारी वजह है कि भाजपा उनको बेटर ऑप्शंस दे रही है, उनके एस्पिरेशंस, उनके एम्बिशंस को अच्छे पोजीशन पे रियलाइज करा रही है। क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस के लोग थे, इतने सारे राहुल गांधी के करीबी लोग हैं जिन्होंने छोड़ा है और भाजपा ज्वाइन किया है, उन लोगों को डिसइल्यूजनमेंट क्यों हुआ? नहीं, आप क्यों नाराजगी? मारिया जी, जो भी अभी हाल में जो छोड़ के गए, नहीं, काफी लंबी लिस्ट है, 2014 से काफी लंबी लिस्ट। क्या वो महत्वाकांक्षी थे? तो क्या उनकी महत्वाकांक्षाएं मुकम्मल नहीं हुई? वो एमपी नहीं बने, वो चुनाव नहीं लड़े, मेरे मित्र चुनाव नहीं लड़े, 2 बार लड़े। तो आप क्या समझती हैं कि उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी मांग है, उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो पूरी नहीं हो रही हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई वजह, मैं बताता हूं क्या क्या वजह हैं। ठीक है, मैं विचारधारा का समझता हूं, इतनी देर तो आपने हमारी विचारधारा की वकालत की, अब अचानक लग गया कि आप नहीं कर सकते हैं, कोई भी वजह हो, आप कोई भी कर लीजिए, वो अलग बात है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, यहां पर जो आतंक है, जो ईडी का आतंक है, एक मुख्य कारण है जो लोग। प्रोफेसर गौरव वल्लभ पे कौन सा ईडी का? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने विचारधारा की बात की, मैं व्यक्तिगत नाम नहीं, मैं मुख्तलिफ वजह बता रहा हूं कि लोग क्यों छोड़ रहे हैं और ऐसे चुनाव के पहले क्यों छोड़ रहे हैं। और एक मुख्य कारण है, सब कारण नहीं है, एक मुख्य कारण है कि एक आतंक है, ईडी का, वो आपके सामने है। लेकिन बात किस तरह का प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए आपको? लेकिन बात है कि आप लोग बार बार कहते हैं विपक्ष को खत्म कर रही है सरकार, इसलिए खत्म कर रही है क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को मिसयूज कर रही है, ये आपका आरोप लगता आ रहा है। लेकिन जो अभी शामिल हुए हैं बहुत सारे लोग, उन पर एक भी केस नहीं है, तो ईडी का मिसयूज कहां से आया? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एक उनकी अपनी वजह होंगी, वो उनकी अपनी। हाँ, तो ये एचआर प्रॉब्लम है। नहीं, एचआर लोग जाते हैं, हम कांग्रेस में इतने लोग, कांग्रेस में लोग भी तो शामिल हो रहे हैं। आपने देखिए, एक समझिए कंपनी के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, कोई भी कंपनी में अपने एस्पिरेशंस को रियलाइज करने पर, ये लोग सारे मंत्री रह चुके हैं, एमपीज रह चुके हैं, फिर भी वो छोड़ करके जा रहे हैं और 10 साल के बाद छोड़ करके जा रहे हैं। मतलब उन्होंने सोचा, इंतजार किया कि जो मैंने कंसर्न्स रेस किए हैं वो शायद एड्रेस होंगे, जब नहीं हुआ तो उसके बाद वो छोड़ करके अपने रास्ते चले गए। तो आप भाजपा को तो नहीं बोल सकते ना कि आप विपक्ष खत्म कर रहे हैं। देखिए, चूंकि आपने कंपनी का कहा तो उसी पर्सपेक्टिव, उसी नजरिए से लेता हूं। अगर आपकी कंपनी का सीईओ ऐसा हो जो ढंग का एचआर मैनेजर या एचआर पॉलिसी नहीं हो, जो आउटपुट है, लोगों का पोटेंशियल है, उसको रियलाइज नहीं करने दे रहा हो,
अपने मतलब एक धुन में हो कि जब चुनाव चल रहा हो तो आप भारत जोड़ो न्याय होने तक, उसमें ये लिखा होता है न्याय होने तक, तो आप अलग उसमें चले जा रहे हैं, आप भारत जोड़ो कर रहे हैं, यहाँ कांग्रेस छोड़ो कर रहे हैं। तो जो सीईओ है या जो प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, ये तो सीईओ भी नहीं है, ये सीएमडी प्रोप्राइटरशिप कंपनी है जिसमें पब्लिक शेयर है नहीं, तो वहाँ अगर होगा तो इस तरह के एचआर इशू, मैन मैनेजमेंट इशू, एस्पिरेशंस को कर्टेल होना, वॉइसेस को वो होना। देखिए बीजेपी विपक्ष में एक समय था कि बीजेपी ये कही जाती थी कि बीजेपी विपक्ष की बहुत अच्छी पार्टी है, लेकिन सत्ता ठीक से नहीं चला सकती। जो 13 महीने का 13 दिन का आया, फिर 13 महीने का आया, तो उस दौर में ये बात कही जाती थी। अब वो सत्ता पक्ष में एकदम सशक्त पार्टी हो गई है। तो आप समय के साथ अपने आप को इवॉल्व करते हैं। कांग्रेस के साथ अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस मतलब आगे बढ़ने के बजाय, मैं वही कह रहा था कि पूरा मैनिफेस्टो देख लीजिए, मतलब आरक्षण फलाना, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होगा, हम यहाँ वो पैसे दे देंगे, वो दे देंगे। बात जो आप ला रहे हैं, जो इन्होंने शुरुआत किया, जिन्होंने शगुफा छोड़ा था बिहार में, वही तो छोड़ के चले गए आपको। नीतीश कुमार कास्ट सेंसस लाए थे बिहार में, और इंडिया अलायंस के पुरोधा थे, वही पुरोधा थे, वही जा करके कांग्रेस के बिहाफ पे आम आदमी पार्टी और वो सब जगह बात करते थे, और उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने बोला कि नहीं होगा। तो इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आएंगे फिर वापस, और फिर इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कौन कर रहा है विपक्ष को खत्म, या विपक्ष सबसे ज्यादा अभी इस पोजीशन पर है कि वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा बनती जा रही है। क्योंकि अगर वो अगर मजबूत नहीं है तो वो डेमोक्रेसी के लिए ये सही नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक और हम फिर वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब हम डिस्कशन को उस डायरेक्शन में ले जाएंगे क्योंकि अब रैप अप करने का भी वक्त आ गया है। अमिताभ, मैं आपसे शुरू करूंगी। कौन कर रहा है विपक्ष को खत्म, यही मेरा सवाल था। मैं आपसे शुरू करती हूं, छोटा जवाब दीजिए, कौन कर रहा है विपक्ष को खत्म? नहीं, विपक्ष को कोई खत्म नहीं कर रहा है। विपक्ष जो है आज कमजोर अगर है तो उसे खुद अपने घर में झांकने की जरूरत है कि किन कारणों की वजह से पार्टी कमजोर हो रही है और किन कारणों की वजह से जो है आज चुनावों में उनको एक बड़ी जीत नहीं मिल पा रही है। जब तक आप एक ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट नहीं करेंगे तब तक आप आगे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारी ये मिस्टेक्स है, हमारी ये इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो लीडरशिप की प्रॉब्लम हो, चाहे वो विजन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्ट्रैटेजी की प्रॉब्लम हो, तब तक जो है विपक्ष जो है वो चुनौती जो है वो नहीं दे पाएगी या नहीं देने में सक्षम रहेगी। हालांकि भारत में 18 राज्यों में एनडीए की सरकार है और 12 राज्यों में विपक्ष की सरकार है, विपक्ष के काफी दलों की सरकार। विपक्ष खत्म नहीं है, विपक्ष अभी भी मजबूत है, कमजोर जरूर है संदीप शास्त्री। तो इसलिए चैलेंजेस की बात करते हैं। मारिया जी, आपने सही कहा, खत्म तो नहीं है, कमजोर जरूर है ये बात। और हमें ये फर्क एक लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में करना पड़ेगा। जैसे अमिताभ जी ने कहा, 12 राज्यों में विपक्ष के पार्टियों की सरकार चल रही है। निधि जी ने कहा कि इस टिप्पणी जो मैंने की कि हर चुनाव के समय में ये होता है, पर मैंने निधि जी और एक बात कहा उसके तुरंत बाद कि इस चुनाव में थोड़ा वो ज्यादा हो रहा है, वो भी बात मैंने इस बार की चुनाव के बारे में कहा। तो एक तरफ से जिस तरह से चुनाव के समय में पक्षों के बीच में अदला बदली होती है, लीडर्स एक पक्ष से दूसरे पक्ष जाते हैं, इस बार भी हो रहा है, जिससे हमारा विपक्ष थोड़ा वीक दिख रहा है, थोड़ा कमजोर दिख रहा है। पर ये हमारे डेमोक्रेसी में एक वीकनेस है, मैं वो बात नहीं मानूंगा। मैं वापस वही बात को दोहराऊंगा कि द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी विल मेक श्योर दैट द ऑपोजिशन टू ए रूलिंग पार्टी विल रिमेन। वो मुझे लगता है द रेसिलियंस ऑफ हमारा एक्ट जनता कर देती है। हम लोगों ने देखा है 2014-2019 के जीत के बावजूद जब दिल्ली में चुनाव हुआ संजय, उस वक्त वो डिफरेंट था। और 2014 के चुनाव के बाद जब 2015 में बिहार में चुनाव हुआ तो महागठबंधन स्वीप की। देखिए, नेशनली अगर देखें तो विपक्ष खत्म है। स्टेट में ऑफ कोर्स मतलब एक डिफरेंट सिनेरियो, लोग स्प्लिट वोटिंग भी करते हैं, चाहे एक साथ चुनाव होते हैं, जैसे उड़ीसा में आप देख लीजिए, बाकी प्रदेशों में देख लीजिए, स्प्लिट वोटिंग भी लोग तय करते हैं कि हमें यहाँ ये चाहिए, हमें वहाँ केंद्र में ये चाहिए।
अभी अगर मान लीजिए नेशनल प्लेटफॉर्म पे, चूंकि अभी हम पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात करें, वहां एक बात जरूर है, इस चुनाव में इस समय में क्या है कि बीजेपी 400 पार या नहीं, मतलब यही सवाल आपको जगह जगह पे पूछने को मिलेगा। तो बीजेपी सक्सीड कर गई है वो नैरेटिव बिल्ड करने में कि बीजेपी 400 पार है कि नहीं। इससे मूल प्रश्न एक और निकल करके आता है कि क्या कांग्रेस को इस बार विपक्ष का दर्जा मिलेगा, जहां नेता प्रतिपक्ष उनके कोई होंगे जिनको मतलब संसद भवन में कमरा मिलेगा। तो बार बार वो फेस कर रहे हैं क्राइसिस। तो ये तीसरी बार अगर कांग्रेस के साथ होता है तो फिर एक बात जो आपने जहां कंपनी की बात उठाई थी, वहां फिर वो बात आ जाएगी, घर के चिराग से ही आग लग गई घर को। उसमें अगर आप सीईओ या प्रोप्राइटर या चेयरमैन सीएमडी को लगेगा कि मतलब मैं ठीक से नहीं चल रहा हूँ, नहीं, लेकिन यहाँ पर ये तो फिर आप एक रिप्लेसमेंट ऐसा नहीं, मतलब तो रिप्लेसमेंट कौन लाएगा? किसी को सीईओ आप ऐसे व्यक्ति को बना देते हैं जिसको मतलब बाकी लोग सीईओ मानते ही नहीं। नहीं, लेकिन रिप्लेसमेंट कौन लाएगा यहाँ पर? नहीं, वो तो कांग्रेस को तय करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है। कांग्रेस तो क्या कांग्रेस अभी प्रमुख विपक्षी दल है भी या नहीं, यही सवाल होगा। लेकिन नीति आना चाह रही थी, मैं आऊंगी वापस आपके पास संजय जी। नीति, जो संदीप जी ने बोला, सर आप बोल रहे हैं कि चुनाव के वक्त होता है, दैट इज करेक्ट, लेकिन ये सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं हो रहा है, और यही एक डिनायल है जो शायद कांग्रेस पार्टी को देख लेना चाहिए। और जो अंशुल भाई ने भी बोला कि आप सर ईडी को ब्लेम करेंगे, ईवीएम को ब्लेम करेंगे, मीडिया को भी ब्लेम करेंगे, सबको, मतलब पूरे देश की, पूरी दुनिया की गलती है कि कांग्रेस चुनाव नहीं जीत रही है, या उनका जो एक नैरेटिव है वो सेट नहीं हो रहा है, लेकिन उनकी अपनी गलती नहीं है। जो आपने ईडी की भी बात की सर, आप हेमंत बिस्वा शर्मा पर बोलते हैं, उनके ऊपर कोई केस नहीं था, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस पे डेफोमेशन का केस अभी डाला है, तो उनका वो जवाब है। मेरे पास पूरी लिस्ट है जिन जिन के आप लोग नाम लेते हैं कि उनके ऊपर केसेस हैं। अजीत पवार का जो मामला था, उनका 2019 में केस कोर्ट के थ्रू पुलिस ने दर्ज किया था। मेरे पास हर चीज का, मेरे पास हर नीति उस पे रहने देते हैं, उस पर रहने देते, क्योंकि आपका भी यही कहना है कि आप लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि विपक्ष मजबूत रहे, लेकिन विपक्ष अभी कमजोर है, खत्म नहीं हुआ है, ये भी मेरे डिबेट पे कंसेंसस हो गया है। ये बहुत जरूरी है हमारे कि विपक्ष खत्म ना हो। जी बिल्कुल, बिल्कुल सुदृढ़ है, मजबूत है और एकजुट भी है। परेशान है तो ये सरकार परेशान है, भाजपा सरकार परेशान है, घबराई हुई है, इसीलिए ईडी को छोड़ रही है। इस बात की फिक्र नहीं होती कि अगर बीजेपी एक नैरेटिव में अभी तक सक्सेसफुल हो गई है, अभी फर्स्ट फेज भी नहीं शुरू हुआ है, और सब लोग ये अब कर रहा है कि 400 पार होगा या 303 होगा, लेकिन ये डिस्कशन है। नहीं, ये तो प्रोपेगेंडा है ना, ये तो प्रचार है उनका। नहीं, अगर आप तो आपके पास सारी संस्थाएं हैं, आप सब कुछ यहाँ पर आप इख्तियार है, आप प्रोपेगेंडा करते हैं, वो बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, तो इस पे विश्वास कैसे कर ले? तो ये तो प्रोपेगेंडा हुआ ना मारिया। मैं ये कहना चाहूंगा, संजय जी ये कहना है आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सवाल है कि सभी संस्थाएं 2014 में कांग्रेस के पास थी, सभी संस्थाएं बीजेपी के पास 2004 में थी, तो ये नैरेटिव, ये लॉजिक चलता नहीं कि प्रदेशों में देख लीजिए कहाँ मतलब सरकार अदला बदली होती है प्रदेशों में, उनके पास वो संस्थाएं उस समय होती, केंद्र में होती रही, तो ये लॉजिक चलता नहीं। जब तक आप सब्सटैंटिव किसी आर्गुमेंट के साथ, किसी विजन के साथ कोई विजन नहीं देंगे, बस एक भाजपा को बस आरोप लगाएंगे, तो आपका ऑल्टरनेटिव विजन नहीं है। नहीं, कास्ट सेंसस क्या विजन हो सकता है? जिन्होंने कास्ट सेंसस प्रपोज किया वो आपके साथ नहीं है, आपका ऑल्टरनेटिव विजन। नहीं, मैं संजय जी की बात कह रहा हूं, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र विकृत हो गया है। वो 2014 नहीं है जहां पर हमने गैर इस्तेमाल नहीं किया, हमने इस तरह प्रचार नहीं किया, सारे संस्थाओं पे इख्तियार नहीं था, दुरुपयोग नहीं किया हमने, आतंक नहीं था कार्यपालिका का। यही फर्क है उसमें और अब में, और इसीलिए हम कह रहे हैं बिल्कुल विकृत हो चुका है। ये संविधान पे प्रहार जो हो रहा है ये सबके सामने है। यही आर्ग्यूमेंट है और इसी इशू पर आप जा रहे हैं चुनाव में। नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड के इशू पे जा रहे हैं, भाजपा के भ्रष्टाचार की बात। आपका ये इशू है, देखते हैं जनता क्या कहती है और उसी बात पर तय हो जाएगा मुकाबला में। बस यहीं अभी यहीं तक। अंशुल, अभिजीत, संजय सिंह यहाँ स्टूडियो में, अमिताभ तिवारी, नीति जैन और संदीप शास्त्री हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर से आएंगे और एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे। एक व्यक्ति जो टिकट देता है और टिकट देने पे साइन करता है, उसको उत्तर प्रदेश और बिहार का अंतर नहीं पता, लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसियां नहीं जानता। जो मीडिया को बाइट देता है उसने अपने जीवन में क्लास के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा। तीसरा व्यक्ति जो मैनिफेस्टो बनाता है वो 30 साल से वही काम कर रहा है, देश के लोगों ने उसको डिस्कार्ड करके भगा दिया। पर कांग्रेस नए लोगों को, नए आइडियाज को
नए एस्पिरेशनल इंडिया को समझ ही नहीं पा रही है। कभी सनातन के विरोध का मौन स्वीकृति देती है, कभी राम मंदिर के नहीं जाने का रिटर्न में देती है। हमारी विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है और जैसे और लोगों को इस विचारधारा से सहमति नहीं है किसी भी वक्त, तो वो पार्टी छोड़ के जा सकते हैं। कोई कैदखाना तो है नहीं है, जिसको स्वतंत्रता है आप जोड़ के जाइए अगर आपको विश्वास नहीं है। हमारी अब धर्मनिरपेक्षता, सब मजहबों का एहतराम करना, ये हमारी आइडियोलॉजी है कि नहीं रही है हमें। ये कि समावेशी विकास हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, यहाँ पर सामाजिक न्याय हो। सबसे बड़ी हमारी एक मुद्दा रहा है सामाजिक न्याय, हमेशा से रहा है, तो उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और मैनिफेस्टो में भी है।